हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं सोशल स्टडी में अपनी अगली एक इम्पॉर्टेंट क्लास को। तो देखिए, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको आगे भी इसी तरह की इम्पॉर्टेंट क्लास देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो इससे पहले मैंने क्लासेस डाली हुई सोशल स्टडीज की, तो टॉपिक वाइज है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर एकदम बनाई गई हैं कि आपके आने वाले जो एग्जाम है उसमें कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से किस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में भारत में यूरोपियों का आगमन, कंपनी शासन की स्थापना और ग्रामीण जीवन और समाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और देखिए, आज थोड़े प्रश्न ज्यादा हैं तो मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगी, लेकिन अगर कोई भी प्रश्न मुझे लगेगा कि उसे समझा देना चाहिए तो मैं समझाते हुए भी चलूंगी। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। दो कथन दिए हुए ए और आर, उसके बाद जो है हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो कथन ए है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किए। कारण इन बंदोबस्तों को कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत थी। तो देखिए, इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं और इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए सही है लेकिन आर जो कारण है वो गलत है। और आप ध्यान दीजिए कि मैंने इसमें जो आंसर है उनको हाईलाइट कर दिया है, जिससे आप चाहें तो प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेके बाद में उनका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, जो कह रहा है कि जो कथन ए है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किए, ये सही है। लेकिन आर गलत है। आर क्या है कि इन बंदोबस्तों को कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत थी। अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए, ये आपका जो जनवरी 2022 में एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 2 है कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को किसानों से लचीले रूप से लगान इकट्ठा करना होता था तथा कंपनी को स्थायी राजस्व देना होता था। कारण लगान को लचीला बनाने के पीछे कंपनी की सोच थी कि यह जमींदारों को भूमि को बेहतर बनाने के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो देखिए, इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए, जो कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, यानी जो दोनों जो कथन दिए हैं सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। देखिए, ये आपका प्रश्न भी पूछा जा चुका है 2021 के एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। देखिए, जिन लोगों को हिंदी समझने में प्रॉब्लम हो, इंग्लिश मीडियम के हो, तो उनके लिए मैंने क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी रखा है जिससे उन्हें कोई समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, ये प्रश्न भी आपका 2022 में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि कथन दिए हुए एबीसी को कहा गया इनको पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन नंबर ए है कि 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरों की मांग बढ़ी। बी है कि गांवों और कस्बों से अपेक्षाकृत धनी लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। और सी है कि हालांकि नए स्थानों पर काम की दशाएं कठोर थी, परंतु यह निचली जातियों के लोग स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलने का एक मौका था। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरी की मांग पड़ी, ये सही है। और देखिए, इससे क्या हो रहा था कि नई जगह पे जाने से लोग मतलब जीवन तो थोड़ा कठिन हो जा रहा था, लेकिन ये निचली जातियों के लिए फिर भी सही था, क्योंकि उससे उन्हें क्या होता था कि वहां जहां रहते थे वहां पे जो जमींदार थे उन पे जो दमन करते थे उससे भी उनको एक तरह से छूट मिली। मतलब वो अपना जीवन थोड़ा बेहतर बना सकते थे बाहर जाकर काम करने से। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी, यानी जो कह रहा है कि ए और सी दोनों ही सही हैं। ये प्रश्न देखिए आपका 2022 में पूछा जा चुका है। अब प्रश्न नंबर 5 है कि शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को किस रूप में व्याख्यायित किया गया है। तो देखिए, इसको विशहरीकरण के रूप में व्याख्यायित किया गया है, यानी इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका प्रश्न 2021 में पूछा जा चुका है। अब प्रश्न नंबर 6 है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुबंधित मजदूरी को बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में ले जाया गया था। तो इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, त्रिनिदाद। यह आपका 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, मैंने इस सीरीज में जितने भी प्रश्न इंक्लूड किए हैं वो वही हैं जो आपके पहले पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में।
और इम्पॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना टॉपिक वाइज बनती है। तो प्रश्न नंबर 7 है कि औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन का साधन बना। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी, समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाना। देखिए ये आपका प्रश्न भी पूछा जा चुका है 2021 के एग्जाम में। प्रश्न नंबर 8 है कि ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा था? तो वो राज्य है केरल, जहां पे सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले आए थे और ईसाई धर्म उन्होंने भारत में लाया। तो आपका सही ऑप्शन नंबर सी, केरल। ये प्रश्न 2021 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत में कपड़ा उद्योग के संदर्भ में पादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट प्रणाली से क्या मतलब है? तो देखिए पुटिंग आउट प्रणाली का मतलब होता है कि व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध कराना और उससे बुना हुआ सामान मतलब कपड़ा लेना। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न आपका 2021 में पूछा जा चुका है। अब प्रश्न नंबर 10 है कि औपनिवेशिक काल में नए शहर बने, कई कस्बे विकसित हुए। इसका ये परिणाम हुआ कि ऑप्शन नंबर 1, वे केवल शिक्षित और ऊंची जातियों के भूस्वामियों को ही आकर्षित कर पाए। बी, उन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्यदशाएं और श्रमिक अधिकार प्रस्तुत किए। या सी, उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता बनाया। तो देखिए अभी जो मैंने इससे पहले प्रश्न बनाया था, आपको बताया था, उसी को थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी, यानी जो दलित जातियां थी उन पे जो लोग जमींदार जो दमन कर रहे थे उससे बचने का उनको एक तरीका मिल गया था, थोड़ा उनका जीवन क्या हो गया था, आसान हो गया था। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी कि उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता बनाया था। ये प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, आपका 2022 में जो सीटेट का एग्जाम जनवरी में हुआ था उसमें पूछा गया था। अब प्रश्न नंबर 11 है कि कांग्रेस को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया। क्यों? इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था। क्यों कांग्रेस को जो है बुलाया गया है? क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया कि स्वयं को सभी समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था कि वो सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सवाल आपका 2022 में पूछा जा चुका है। नंबर 12 है कि औपनिवेशिक काल में स्टील तथा लौह धातु कर में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है कि अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था। फिर बी है कि नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी थी। तो देखिए इसमें आपका दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है इसमें और आपका ऑप्शन नंबर बी दोनों ही सही है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 2021 में पूछा जा चुका है। अब प्रश्न नंबर 13 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में जो है आपको कथन दिए हुए उनको पढ़ना है, सही विकल्प को चुनना है। तो कथन ए है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। कारण आर है कि अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। तो इसमें आपका सी सही है, जो कह रहा है कि ए तो सही है, यानी कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने पर बल जरूर दिया था, लेकिन आर गलत है। कारण ये नहीं था कि जो कंपनी थी वो अपनी राजस्व की आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। तो यानी आपका कथन ए सही है और कारण आर गलत है। यह आपका 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 है कि औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य भारत के आदिवासियों के विषय में सही विकल्प बताएं। उनका जीवन यापन संकट में था, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। बी, बिरसा अपने लोगों को अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों से छुटकारा दिलाना चाहते थे, ये भी सही है। और उन्होंने अपने संघर्ष के लिए अपने तरीके और प्रतीक स्वयं खोजे, ये भी सही है। तो इसमें आपका ए, बी और सी दोनों ही सही है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी। और देखिए ये प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है। अब प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना या घटनाएं हैं जो ब्रिटिश राज्य के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया उन्होंने, मतलब ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरित किया था। तो इसमें कई सारे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि आर्म्स एक्ट पारित किया गया तथा भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। बी की वर्नाकुलर ट्रस्ट एक्ट
पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। और सी इल्बर्ट बिल, जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, उसको वापस ले लिया गया। और डी था कि बाल विवाह निषेध एक्ट को 1929 में पारित किया गया। देखिए इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए, जो कह रहा है कि ए, बी और सी सही है, यानी आर्म्स एक्ट वाला आपका सही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला ऑप्शन नंबर बी सही है और सी इल्बर्ट बिल के बारे में सही है। देखिए ये आपका प्रश्न पूछा जा चुका है 2022 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में सही है। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी कि औपनिवेशिक काल का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्वज है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये आया भी हुआ है 2022 के ही एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प चुने। तो ए है कि बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। बी है कि अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे। या सी है कि दुकू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए, जो कह रहा है कि सिर्फ कथन ए सत्य है, यानी बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। यह आपका 2021 में पूछा जा चुका प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन से वक्तव्य सही हैं। ए है कि अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एक अधिकार था। ये बिल्कुल सही है कि बात सही कि अधिकांश नौकरियों पर जो है अंग्रेजों का ही अधिकार था, जो अंग्रेज थे वही जो है नौकरियां कर रहे थे। बी कि इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकेगा। तो आपका इसमें सही ऑप्शन नंबर है, जो कह रहा है कि ए और बी दोनों ही सही हैं। देखिए ये प्रश्न आपका 2021 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 19 है कि विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इसमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया था। कि विशिष्टाद्वैत का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो दिया था रामानुज ने। यह आपका 2016 में पूछा गया प्रश्न है, आगे भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 20 है कि खालसा पंथ की स्थापना करने वाला कौन था। तो आप सबको पता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु गोबिंद सिंह। और ये आपका 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद। ये आपका 2019 में पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22 है कि सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, क्या कहते हैं सूफी संत के मकबरे को। तो देखिए सूफी संत के मकबरे को कहते हैं दरगाह, यानी इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी। ये 2019 में पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23 है कि सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। खानकाहों का क्या मतलब होता है, वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, उसे हम क्या कहते थे, खानकाहों। ये आपका 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 है कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि जो 12वीं शताब्दी में वीर शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ मध्य कर्नाटक में, तो उसके विषय में कौन सा कथन सही कह रहा है। तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी, जो कह रहा है कि इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। ये प्रश्न आपका 2016 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 25 है कि महलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो कथन ए है कि महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। कथन नंबर बी है कि महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी, जो बता रहा है कि ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, यानी आपका जो कथन ए है और बी है दोनों ही क्या है, एकदम सही है। किसके बारे में, महलवारी के बारे में और रैयतवारी के बारे में।
ये प्रश्न आपका 2019 में पूछा जा चुका है। देखिए आज का प्रश्न नंबर 26 है कि भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें कथन ए है कि यह एक फौजदारी अदालत थी, कथन बी है कि यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो देखिए इसमें आपका जो कथन ए है वो गलत है, मतलब ये फौजदारी अदालत नहीं थी, और बी सही है, मतलब कि यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ये प्रश्न आपका 2019 में पूछा जा चुका है। अब प्रश्न नंबर 27 है कि भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताकारी को जमींदारी की मान्यता दी गई? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी यानी स्थायी समझौते में क्या किया, भू राजस्व का ऐसा समझौता था जिसमें राजाओं और ताकारी को जमींदारी की मान्यता दी गई थी। आपका 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 28 है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरी कृषकों का कौन सी समस्याओं को सामना करना पड़ गया था? कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रश्न पूछ रहा है, जो स्थानांतरी कृषक थे उनकी को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, मतलब उनकी गतिविधि क्या की थी, उनमें रोक लगा दी गई थी कि वो सब जगह नहीं जा सकते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह आपका 2011 में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए हमारा आपका आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 कि भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए सर्वेक्षण करने की प्रथा, बी भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा, सी स्थानीय जनसंख्या को शोषण करने की प्रथा, या डी सैन्य अभियान। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। और देखिए ये प्रश्न भी आपका 2011 में पूछा जा चुका है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आज की इस क्लास में मैंने किस तरह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिलेंगे इंक्लूड किए थे, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हमारी आज की जो सीटेट के लिए एसएसटी की क्लास है वो यहीं पे खत्म होती है। हम आपसे मिलेंगे अपनी क्लास में, तब तक आप सब अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आप सभी को आपकी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।